अब हम आते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी पे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ई जे ओमेगा। अब एक्स ऑफ एन को आप यूं करते हैं कि एक्स ऑफ एन को आप फ्लिप कर देते हैं और फ्लिप करके एक और सीक्वेंस बनाते हैं वाई ऑफ एन। तो वाई ऑफ एन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो फॉर एग्जांपल वाई ऑफ ई जे ओमेगा है। दैट वुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एन इंटू ई रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। यानी यहाँ पे आपने जो है वो एनालिसिस इक्वेशन यूज़ की। अब वाई ऑफ एन जो है एक्स माइनस एन की इक्वल है, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड एनालिसिस इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए आप माइनस एन की जगह अगर m रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे माइनस एन जो है वो m आ जाएगा। इसी तरह जो e रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा n है, उसमें n की जगह आप जो है वो माइनस m लिखेंगे। और अगर ये माइनस आप ओमेगा के साथ लिख दें तो अगेन जो है आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एनालिसिस इक्वेशन की वो बन जाएगी। लेकिन इस सूरत में जो आपका ओमेगा एक्सिस है वो फ्लिप्ड है, यानी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा वो सिमिलर होगा एक्स ऑफ ई जे ओमेगा के। लेकिन उसमें एक डिफरेंस होगा कि उसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्लिप होगी यानी इट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल एक्स ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑफ एम आ रहा है लेकिन विद नेगेटिव ओमेगा, यानी इसमें जो है आपका फोरियर स्पेक्ट्रम फ्लिप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ऑफ एन का अगर एक फोरियर ट्रांसफॉर्म था एक्स ऑफ ई जे ओमेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था, तो अगर मैं एक्स ऑफ एन को एक्स माइनस एन से रिप्लेस कर दूं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है या जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी फ्लिप हो जाएगा, यानी वो भी ज़ीरो के अराउंड फ्लिप कर जाएगा। अगर मैं सीक्वेंस को फ्लिप करता हूँ तो उसका स्पेक्ट्रम या उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वो भी फ्लिप कर जाएगा। अब मैं आता हूँ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पे। सपोज एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ई जे ओमेगा है, यानी एक्स ऑफ जी ई जे ओमेगा को मैं इस एनालिसिस इक्वेशन के ज़रिए कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब अगर मैं दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंशियल ऑफ एक्स ऑफ ई जे ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ ओमेगा, ये जो है आर इट इज़ इक्वल टू, तो ज़ाहिर है जब मैं ओमेगा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो उसके लिए एक्स ऑफ एन में कोई ओमेगा का कंपोनेंट नहीं है, तो एक्स ऑफ एन एज इट इज़ रहेगा। लेकिन डिफरेंशिएशन जो होगी वो ई रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन की होगी। तो ई रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन की जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट ऑफ टू डी ऑफ ओमेगा, तो इट वुड बी इक्वल टू माइनस एन जे इंटू ई रेस्ट पावर माइनस जी ओमेगा एन, ये इसके बराबर आ जाएगी। तो यानी इसका मतलब ये है कि ई रेस्ट पावर माइनस जी ओमेगा एन की जो डिफरेंशिएशन होगी दैट वुड बी ई रेस्ट पावर माइनस जी ओमेगा एन मल्टीप्लाइड बाय माइनस एन जे। तो अब अगर मैं दोनों साइडों को जे से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे जे स्क्वेयर हो जाएगा। जे स्क्वेयर जो होता है वो बेसिकली माइनस वन अंडर रूट का स्क्वेयर होता है, तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। तो आई वुड बी लेफ्ट विद एन ऑफ एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा एन। जबकि राइट साइड पे भी चूंकि मैंने जे को मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली इस ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि अगर मैं एन एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहा हूँ यूजिंग दिस एनालिसिस इक्वेशन, that would be equal to j into differential of x of e j omega divided by d omega, यानी n of x n का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इट वुड बी इक्वल टू j into the differential of x of e j omega with respect to the omega. So this is the differentiation property. अगर आप x of n को n से मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट वुड बी इक्वल टू द डिफरेंशियल ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय जे। अब हम टाइम एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। और फॉर एग्जांपल आपकी एक सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन और उसको आप के टाइम्स एक्सपेंड कर देते हैं। और के क्या चीज़ है? के एक इंटीजर है। फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ 3n का मतलब ये है कि उस सीक्वेंस को आप 3 टाइम्स एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन कैसे होती है? ये एक्सपेंशन ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस थी एक्स ऑफ एन और यहाँ पे आप x3 ऑफ एन बना रहे हैं। तो आप करेंगे ये कि जो दो एडजेसेंट सैंपल्स हैं, यानी ये दो सैंपल या ये दो सैंपल, इनमें से हर जो एडजेसेंट दो सैंपल्स हैं उनके दरमियान आप k माइनस वन, यानी k की वैल्यू अगर 3 है तो 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2 जीरोस डाल देंगे। जैसे यहाँ 0 और 1 के दरमियान 2 जीरो डाल दिए तो जो 1 पे आपकी का सैंपल था वो 3 पे आ गया। इसी तरह 1 और 2 के दरमियान भी 2 जीरो पे डाल दिए तो इस तरह जो 2 पे सैंपल था वो 3 पे आ गया। और इसी तरह 2 और 3 के दरमियान भी 2 जीरो डाल दिए तो जो आपका 3 पे सैंपल था वो 9 पे आ गया। तो इस तरह आपकी और इसी तरह बाकी सैंपल्स के साथ भी आपने किया। तो इस तरह आपने x3n सीक्वेंस जनरेट कर ली, यानी ओरिजिनल सीक्वेंस को आपने 3 टाइम्स क्या कर दिया, उसको एक्सपेंड कर दिया by inserting two zeros between each of the adjacent symbols। और मैथमेटिकली जो आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अगर आपने एक सीक्वेंस को k टाइम्स एक्सपेंड करना है तो ये जो एक्सपेंडेड सीक्वेंस होगी उसमें जो बाकी वैल्यूज हैं वो जीरो होंगी एक्सेप्ट वो वैल्यूज जो कि k का इंटीजर मल्टीपल है। जैसे ये जो 3 की वैल्यू है ये k जो है जो आपकी 3 था उसका मल्टीपल है, यानी 3 इंटू 1 करते हैं तो आपके पास 3 आता है। 6 जो है वो भी k का एक इंटीजर मल्टीपल है, यानी 3 इंटू 2 करते हैं तो 6 आते हैं। तो इसी तरह 9 जो है वो k का इंटीजर मल्टीपल है, k 3 है, 3 को 3 से ज़रब दें तो 9 आ जाता है। यानी इसमें n की वो वैल्यूज़ जिसके अंदर k एक इंटीजर मल्टीपल r से ज़रब खा रहा है, r की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, उन वैल्यूज़ में इस एक्सपेंडेड सीक्वेंस के ऊपर वैल्यूज़ होती हैं। और जो आपकी 1 की वैल्यू है वो इस केस में 3 पे चली गई, 2 की वैल्यू 6 पे चली गई, 3 की वैल्यू 9 पे चली गई, लेकिन बाकी वैल्यूज़ जो है वो 0 होती हैं। तो अभी जो है टाइम एक्सपेंशन जो है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस को आपने k टाइम्स एक्सपेंड कर दिया तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो उसका फोरियर हम ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करते हैं यूजिंग दी एनालिसिस इक्वेशन। और जब हम एक सीक्वेंस को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें n की वो वैल्यूज जो कि इंटीजर मल्टीपल हैं k का, वेयर r इज द इंटीजर जो कि k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उन वैल्यूज पे वैल्यूज होंगी, बाकी वैल्यूज पे नहीं होंगी। यानी n इज इक्वल टू r के वैल्यूज जो n की वैल्यूज होंगी उन पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बाकियों पे नहीं करेगी। तो इधर हम एक्सपेंडेड सीक्वेंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं यूजिंग दी एनालिसिस इक्वेशन। एक्स ऑफ के एन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा एन से और फिर उसकी समेशन कर रहे हैं एन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो इस सूरत में चूंकि एक्स ऑफ एन की बाकी वैल्यूज जीरो हैं, सिर्फ वो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जो एन इज इक्वल टू आर के पे, जो कि n इज इक्वल टू आर के पे हैं। तो हम सिर्फ वही वाली वैल्यूज लेंगे जो n इज इक्वल टू आर के पे है, यानी n को हम आर के से रिप्लेस कर देंगे। तो वो वैल्यूज जो कि आर के जो कि k का इंटीजर मल्टीपल है, सिर्फ हम वो वैल्यूज लेंगे, बाकी वैल्यूज को हम इग्नोर कर देंगे। तो जो समेशन है वो भी फिर r पे हो जाएगी क्योंकि सिर्फ r की वो वैल्यूज नॉन जीरो है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा स्मॉल एन से, और स्मॉल एन जो है वो भी आर के की इक्वल है, तो इसको भी हमने आर के से रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम आगे चलें तो एक्स ऑफ आर के को हम एक्स ऑफ आर भी लिख सकते हैं क्योंकि आर पे समेशन कर रहे हैं और
आर की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे जो ओरिजिनल आर था आपका, यानी आर इज इक्वल टू 0 1 2, उन पे सिर्फ वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक्स ऑफ आर के को आपने एक्स ऑफ आर से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर जो है वो के से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो के को अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये ओरिजिनल जो है फॉर्म आ जाएगी एनालिसिस इक्वेशन की। और इसका मतलब ये होगा कि इधर ये जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, ये जे के ओमेगा पे ले रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर ओमेगा के से मल्टीप्लाई हो रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में आपका, और जब हमें पता है कि अगर आपका एक स्पेक्ट्रम है ओमेगा, और इस स्पेक्ट्रम को अगर आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये कॉम्प्रेस कर जाता है। हम पहले कई दफ़ा देख चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक टी है, एक्स ऑफ टी है, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 टाइम्स कॉम्प्रेस कर जाता है। इसी तरह जब ओमेगा को आप के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो के टाइम्स जो है वो कॉम्प्रेस कर जाएगा। तो इसकी एग्जांपल्स इधर है, ये आपका एक्स ऑफ एन है, और इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक सिंक फंक्शन है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, और हम ये पहले देख भी चुके हैं कि ये 2 पाई पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब अगर इसको हम 2 टाइम्स एक्सपेंड करते हैं या स्प्रेड करते हैं इस सीक्वेंस को बाय इंसर्टिंग 1 zeros बिटवीन ईच ऑफ द सिंबल, तो अब जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा उसमें ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में ये जो स्पेक्ट्रम है ये 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा। यानी ओमेगा पे जो वैल्यू थी आपकी, वो वैल्यू अब आ जाएगी, यानी जो आपकी वैल्यू थी पाई पे थी, वो अब आ जाएगी पाई बाई 2 के ऊपर। जो वैल्यू 2 पाई पे थी वो आ जाएगी पाई के ऊपर, और इसी तरह जो वैल्यू आपकी -2 पाई पे थी वो आ जाएगी माइनस पाई के ऊपर, और माइनस पाई पे जो वैल्यू थी वो माइनस पाई बाई 2 पे होगी। तो अब 2 पाई पे आपका स्पेक्ट्रम रिपीट करता है, तो इधर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है जो कि 2 पाई के ऊपर है, अगर आप इसको इस 2 पाई वाले स्पेक्ट्रम से कंपेयर करें तो ये 2 टाइम्स कंप्रेस हो चुका है। इसी तरह अगर आप x3 ऑफ n में 3 टाइम्स एक्सपेंड करते हैं तो ये 3 टाइम्स जो है कंप्रेस कर जाता है। तो यानी जब टाइम में आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में कंप्रेशन हो जाएगा। यानी टाइम और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है एक दूसरे से।